Good morning, friends. In today's lecture, we are going to understand as regards to extension and restriction on the implied authority of the partners. Sorry. In the previous lecture, we have understood about the concept of express authority and implied authority. मैंने आप लोगों को बताया कि implied authority यानी what does it really mean कि depending upon the type of the business the authority of partners will be decided कि what he has to carry on. Express authority का meaning क्या है? It will be expressly mentioned under the partnership agreement what are the rights given to individual partners. Implied authority will nowhere be defined under the partnership agreement. It depends upon what kind of a business you are carrying on, and on the basis of that particular business, आपके rights automatically आपको इनकम पास होंगे, आपके खुद के पास आएंगे. लेकिन मैंने आप लोगों को कल बताया कि as per section 19 subsection 2 कुछ चीजें ऐसी है जो पार्टनर ने उसको नहीं समझना है कि वो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है. वो वाली अथॉरिटी उसके पास नहीं है जो सेक्शन 19(2) के अंदर दी गई है. अगर वो सब काम जो सेक्शन 19(2) के अंदर दिए गए वो अगर उसको करना है तो वो अकेला खुद नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको बाकी पार्टनर का परमिशन लेना पड़ेगा. ऐसी 8 चीजें अपन ने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में. Once again we will revise those statutory restrictions. On your screen you can refer that. What they have given. Statutory restriction on the implied authority. क्या क्या चीजें, क्या क्या राइट्स, क्या क्या अथॉरिटी पार्टनर्स के इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती है. अगर ये उसको काम करना है जो भी ये सेक्शन 19(2) के अंदर दिए गए तो उसको बाकी पार्टनर्स का परमिशन लेना पड़ेगा. उसमें फर्स्ट क्या था? सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेटर. अगर आपके पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है और अगर आपको किसी आर्बिट्रेटर के पास वो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए जाना है तो आप अकेले खुद नहीं डिसाइड कर सकते कि अपन ये XYZ आर्बिट्रेटर के पास चले जाए और ये डिस्प्यूट सॉल्व करें. फॉर दिस पर्पस यू विल हैव टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स एंड ऑल टुगेदर विल डिसाइड कि ये आर्बिट्रेटर के पास ये डिस्प्यूट सॉल्व करने जाना है या फिर कोर्ट में जाना है. सेकेंड वन वॉज ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ अ फर्म इन हिज ओन नेम. खुद के नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर लेना और सभी कस्टमर्स को बोल देना कि उसमें आप फर्म का पैसा डिपॉजिट करो. तो ये आप नहीं कर सकते हो बिना सभी पार्टनर्स के परमिशन लिए. अगर आपको आपके नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना है आपके इंडिविजुअल नाम से और आप चाहते हो कि कस्टमर्स आपके इंडिविजुअल अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करें तो इसका परमिशन आपको बाकी पार्टनर्स से लेना पड़ेगा. ये आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है. कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म. कॉम्प्रोमाइज, किसी के अगेंस्ट में आपका पैसा बाकी है, आप उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हो या छोड़ दे रहे हो बिना दूसरे पार्टनर्स के परमिशन लिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो. ये आपके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आता है. विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म. कोई सूट फाइल किया है, केस फाइल किया है, आप खुद अकेले डिसाइड कर ले रहे हो कि ये सूट को आप विड्रॉ कर लेंगे, आप नहीं कर सकते. एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म. आप कोई प्रोसीडिंग फर्म के अगेंस्ट में चालू है और आपने खुद ने अकेले डिसाइड कर लिया है कि उसमें जो लायबिलिटी अराइज हो रही है आप पे कर दोगे. आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको फाइट कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है कि वो लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया
बिना पार्टनर्स के परमिशन लिए आपने वो लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, मूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी बिना पार्टनर्स के परमिशन लिए आप परचेज नहीं कर सकते हो। उसी तरह आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो, ना परचेज कर सकते हो ना सेल कर सकते हो बिना सभी पार्टनर्स के परमिशन लिए। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे दूसरे फर्म से पार्टनरशिप करना है, यानी सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे एक दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ एक न्यू पार्टनरशिप बनाना है, विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स आप नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें आपके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आती है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कौन सी चीजें आती है, तो उन्होंने बोला है कि 3 कंडीशंस। पहला, वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, यूजुअल वे में होना चाहिए और पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो एक्ट को माना जाएगा कि वो आपके एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर है। इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट extension and restriction of partners implied authority. We have already seen that what is an implied authority. Implied authority is any particular work which a partner can carry on if that particular work or an activity is related with the partnership firm, which is done during the normal course of business and which is done in the name of partnership firm. So such kind of an activity will be called as an implied authority, which will be called as activity within the implied authority. अब सेक्शन 20 क्या बोलता है कि क्या ये implied authority जो बाय लॉ आप पार्टनर्स को मिलती है, क्या उसको एक्सटेंड या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट इन द सेंस कि बिजनेस के हिसाब से मैंने आप लोगों को बोला कि पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी डिसाइड होगी कि आप कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव गिवन यू द एग्जांपल दैट पार्टनरशिप फर्म इज कैरिंग ऑन अ रिटेल किराना स्टोर्स है उनकी। तो व्हाट इज एन इम्प्लाइड अंडर दैट पर्टिकुलर कमर्शियल बिजनेस कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू अपॉइंट अ सर्वेंट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू सेल द गुड्स बिलोंगिंग टू द पार्टनरशिप फर्म, every partner has a right to give an order. So this is within the scope of that particular partner, that can be called as within the implied authority of the partner. तो ये सब implied है, implied by law है कि ये आपको authority मिली है। अगर आप ये टाइप का बिजनेस कर रहे हैं तो by law आपको ये authority rights देता है कि आप ये काम कर सकते हो। लेकिन पार्टनरशिप कंसर्न चाहता है कि ये राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन डालें। सपोज 3 पार्टनर है, तीनों के पास ये राइट्स है कि माल बेच सकते हैं, माल खरीद सकते हैं, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है अगर वो कमर्शियल बिजनेस है तो। लेकिन मैं यहां पे चाहता हूं कि नहीं, यहां पे इम्प्लाइड अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन डाला जाए, यानी आई वांट दैट one partner should look after only one activity, he should not look after the other activity, though it comes as per law within his implied authority. एज पर लॉ उसके इम्प्लाइड अथॉरिटी में वो सभी एक्टिविटी आती है, लेकिन मैं मेरे पार्टनरशिप कंसर्न में चाहता हूं कि एक पार्टनर एक ही काम करे, दूसरा काम ना करे। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाकी सब काम वो ना करे, उस पर मैं रेस्ट्रिक्शन डाल दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन। व्हाट इट हैज बीन सेड, according to section 20, the partner in a firm may by contract between the partner extend or restrict implied authority of partner, notwithstanding any such restriction. That means in spite of any such restriction, an act done by the partner on the behalf of the firm which falls within his implied authority binds the firm, unless the person with whom he is dealing knows the restriction or does not know or believe that the partner to be a partner. What does it say? Okay, suppose there are 3 partners.
For example, there are three partners, X, Y and Z. ये तीनों पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी, सपोज दे आर इन अ कमर्शियल बिजनेस. So what is an implied authority? Every partner, yesterday I told you, they have a right to appoint a servant, they can sell the goods, they can purchase the goods, they can pledge the goods for the purpose of taking a loan. So these are within the implied authority of the partners. लेकिन अब हुआ क्या कि ये तीनों ने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया और बोला गया है कि जिस पार्टनर को जो काम दिया गया है वो वही करेगा, उसके दायरे के बाहर काम ना करेगा. इसका मीनिंग क्या है कि उन्होंने एम्प्लॉयड अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन डाल दिया. एक्स को बोला गया है कि ही विल लुक आफ्टर परचेजेस. इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि एक्स को परचेज का राइट्स दिया गया है, यानी उसकी जो दूसरी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, दैट मीन्स टू लुक आफ्टर अकाउंट्स, टू लुक आफ्टर सेल्स, टू टेक मनी फ्रॉम द कस्टमर, टू मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, इस पर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया. यानी ये भी इम्प्लाइड है, उसके अथॉरिटी में आता है क्योंकि कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, कमर्शियल बिजनेस है. तो एक्स हैज अ राइट टू कैरी ऑन ऑल दिस एक्टिविटी, लेकिन थ्रू एन एग्रीमेंट एक्स के ऊपर क्या डाला गया है काम कि वो सिर्फ परचेज देखेगा, यानी ही विल डील ओनली विद द क्रेडिटर्स. जो भी बिजनेस के अंदर गुड्स के ऑर्डर देने वो एक्स देखेगा. Y and Z will not look after them. Y को बोला गया है कि Y will look after sales. Y will look after sales and marketing. सेल्स को Y को क्या काम दिया गया है कि he will look after entire sales, यानी he will deal with the customers and he will market the he will promote the business. और Z को क्या काम दिया गया है? अकाउंट्स, फिनेंस, पेमेंट, रिसीप्ट from customer. So everything related with accounts and finance, that work has been allotted to Z. That means Z की जो दूसरी implied authority है, that means to order the goods, to sell the goods, उस पर restriction डाल दिया गया है कि Z ये काम नहीं देखेगा. वो सिर्फ क्या देखेगा? जो माल सेल किया है क्रेडिट पे, उसका पैसा आया या नहीं, या जिससे क्रेडिट पे माल परचेज किया है उसको पेमेंट आपने दिया है या नहीं. एंड ही विल लुक आफ्टर एंटायर अकाउंट्स. तो दीज आर द रेस्ट्रिक्शन डिजाइन बिटवीन द पार्टनर्स देमसेल्फ. उन तीनों ने मिलके ये काम खुद के बीच में डिवाइड कर दिया. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस ये तीनों पार्टनर ने एक दूसरे के डाले, क्या वो आउटसाइडर्स को पता है या नहीं? अब ये दो पॉसिबिलिटीज है इसमें कि ये रेस्ट्रिक्शन जो विद इन देमसेल्फ दे हैव डिजाइन, दे हैव पुट फोर्थ ऑल दिस रेस्ट्रिक्शन ऑन द पेपर, वेदर द आउटसाइडर इज अवेयर ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शंस और नॉट. तो इट डिपेंड्स कि ये तीनों पार्टनर ने ये रेस्ट्रिक्शन आउटसाइडर को बताया या नहीं बताया. अब सपोज ये तीनों पार्टनर ने आउटसाइडर्स को ये रेस्ट्रिक्शन नहीं बताए हैं, तो ऑब्वियसली वो सामने वाले आउटसाइडर्स को पता कैसा चलेगा कि एक्स को ये काम दिया गया है, ये नहीं दिया गया है, वाई को ये काम दिया गया है, ये नहीं दिया गया है. ऑब्वियसली वो आउटसाइडर्स को पता नहीं रहेगा. वो तो सिर्फ ये समझेगा कि ये तीनों पार्टनर है. अब Y को क्या काम दिया गया है? फॉर सेल्स. दैट मीन्स Y विल नॉट लुक आफ्टर परचेज. लेकिन ये Y एक पर्टिकुलर आउटसाइडर सप्लायर, सप्लायर कौन है? नोबल ट्रेडर्स.
नोबल ट्रेडर्स के पास जाता है और नोबल ट्रेडर्स को बोलता है कि उसको 1000 क्वांटिटी ऑफ cotton bells worth rupees 10 लाख चाहिए. What happened? Why? नोबल ट्रेडर्स के पास जाता है और उसको बोलता है कि 1000 क्वांटिटी कॉटन बेल चाहिए जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीस है. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या नोबल ट्रेडर्स को ये मालूम है कि वाई जो है उसको परचेज करने का अथॉरिटी नहीं है? तो अगर नोबल ट्रेडर्स को ये चीज पता नहीं है, पता कब चलेंगी नोबल ट्रेडर्स को कि वाई के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन डाला है कि वो परचेज नहीं कर सकता है? जब आपने नोबल ट्रेडर्स को बताया होगा. लेकिन अगर नोबल ट्रेडर्स को आपने ये चीज बताई नहीं है तो उसको पता कैसा चलेंगी? और अगर लेकिन नोबल ट्रेडर्स को ये मालूम है कि ये जो XYZ की फर्म है उसमें वाई इज अ पार्टनर. नोबल ट्रेडर्स ये 10 लाख रुपीस के गुड्स XYZ को सप्लाई कर देता है. नाउ द थिंग इज, अब ये 10 लाख रुपए का माल XYZ को सप्लाई कर दिया, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये 10 लाख रुपए के लिए सिर्फ अकेला Y जिम्मेदार है या तीनों जिम्मेदार है? तो एज पर द रूल ऑल द 3 पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल. वाई? बिकॉज Y ने जो काम किया था वो उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आता था. एम्प्लॉयड अथॉरिटी यानी उसके कमर्शियल नेचर ऑफ बिजनेस के वजह से ये ट्रांजेक्शन जो है उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में था. दो द पार्टनर हैज पुट द रेस्ट्रिक्शन ऑन दोज एम्प्लॉयड अथॉरिटी, बट व्हाट इज अ मिस्टेक डन बाय XYZ इज दे हैव नॉट इन्फॉर्म द आउटसाइडर. तो आउटसाइडर क्या समझेगा कि वाई ऑर्डर लेके आया है, वो उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है और उसने माल सप्लाई कर दिया. और अगर ये फर्म नोबल ट्रेडर्स को पैसा नहीं देता है तो नोबल ट्रेडर्स इज एंटाइटल्ड टू फाइल द सूट अगेंस्ट ऑल द पार्टनर XYZ. दो X and Z विल फाइट विद Y कि आपको नहीं बोला था फिर आपने ऑर्डर क्यों दिया है, वो उनका इंटरनल मैटर है. लेकिन नोबल ट्रेडर्स विल बी एंटाइटल्ड टू फाइल द सूट अगेंस्ट XYZ. हावेवर अगर XYZ ने ये रेस्ट्रिक्शन के बारे में नोबल ट्रेडर्स को बताया है, यानी XYZ ने क्या किया है, ये पार्टनरशिप फर्म ने सभी सप्लायर, सभी कस्टमर, सभी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक कॉपी भेज दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट की और उनको उस एग्रीमेंट के द्वारा सूचित कर दिया, नोटिफाई कर दिया कि हम लोगों के बीच में इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ है और हमने एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर पे रेस्ट्रिक्शन डाला है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास X को छोड़ के दूसरे पार्टनर्स अगर परचेज ऑर्डर लेके आते हैं तो उसको माल सप्लाई नहीं करना है. तो उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर फिर भी अगर नोबल ट्रेडर्स माल सप्लाई करता है, यानी XYZ ने नोबल ट्रेडर्स को ऑलरेडी एक कॉपी दे चुका था कि आप ये रीड कर लो, जिसमें क्लियरली बोला है कि सिर्फ X के पास ये राइट्स है कि गुड्स परचेज करना है, YZ परचेज नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी नोबल ट्रेडर्स Y को गुड्स सप्लाई कर देता है, तो क्या फिर X और Z रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी ये रेस्ट्रिक्शन के बारे में आउटसाइडर को बता दिया गया था. तो यहां पे इवन अगर आपने बता दिया है और इवन देन वो सप्लायर जो है वो उसका जो भी उसको रेस्ट्रिक्शन बोला गया था फिर भी उसको ध्यान में ना रख के फिर भी गुड सप्लाई कर रहा है, तो अब ये 10 लाख रुपए के लिए X and Z will not be responsible. That fight will be between Y and noble traders. This is a rule which you have to remember. Fine. We'll continue. What it has been said.
Analysis of section 20, the implied authority of a partner may be extended or restricted by a contract between the partners. Under the following conditions, the restriction imposed on the implied authority of a partner by agreement shall be effective against the third party. The third party knows about the restriction. The third party does not know that he is dealing with a partner in the firm. That means अगर उसको पता है और फिर भी वो पर्टिकुलर डीलिंग कर रहा है तो देन उसकी गलती है, आउटसाइडर की गलती है, वो पार्टनरशिप फर्म को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। लेकिन अगर उस रेस्ट्रिक्शन के बारे में आउटसाइडर्स को पता नहीं है, उस सर्कमस्टेंसेस में एंटायर पार्टनरशिप फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्लियर विद दैट? व्हाट इज एन एग्जांपल दे हैव गिवन? अ पार्टनर borrows from B ₹1,000 in the name of the firm. Now, if the business is of commercial nature, borrowing is within the implied authority of the partners. तो अब हुआ क्या? A partner borrows from B ₹1,000. नॉर्मल implied authority में आता है किसके नाम पे? In the name of the firm. But in excess of his authority यानी ए के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला गया था कि आपको बोरोइंग के राइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी ए ने बी से 1,000 रुपए फर्म के नाम से बोरो किया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या बी को पता था कि ए के इम्प्लाइड अथॉरिटी पे ये रेस्ट्रिक्शन डाला है? तो व्हाट डज इट से? एंड यूटिलाइजेस द सेम इन पेइंग ऑफ द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। Here the fact that the firm has contracted debt suggests that it is a trading firm and as such it is within the implied authority of A to borrow money for the business of the firm. This implied authority, as you have noticed, may be restricted by an agreement between him and other partner. Now if B, the lender, is unaware of this restriction imposed on A, the firm will be liable to repay the money to B. अगर बी को ये पता नहीं है कि ए के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन डाला है, तो देन द एंटायर पार्टनरशिप फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग दैट लोन टेकन बाय ए। ऑन द कॉन्ट्ररी, बीज अवेयरनेस एज टू द रेस्ट्रिक्शन विल फ्री द फर्म ऑफ इट्स लायबिलिटी टू रीपे द अमाउंट टू बी। लेकिन अगर उस लेंडर को, उस बी को अगर पता है कि ए के एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ बोरोइंग पे रेस्ट्रिक्शन डाला है, ए बोरो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बी ए को पैसा देता है इन द नेम ऑफ द फर्म, तो देन बी विल बी लायबल। इन दैट सेंस बी पैसा बाकी पार्टनर से वसूल नहीं कर सकता है, वो ए से झगड़ा करेगा एंड वो उन दोनों का मैटर रहेगा, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस केस में नहीं है। यानी अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी के रेस्ट्रिक्शन के बारे में आउटसाइडर को पता है, तो आउटसाइडर शुड नॉट, दे शुड डील विथ एज पर द एग्रीमेंट। लेकिन अगर आउटसाइडर्स को पता नहीं है तो देन फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इज पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। इन एन इमरजेंसी यानी अगर कोई इमरजेंसी अराइज हो गई और एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर के रेस्ट्रिक्शन डाला है, तो क्या वो अपने अथॉरिटी को ब्रेक कर सकता है? तो आंसर इज यस, ब्रेक कर सकता है। अगर उसे लगता है कि उसके दायरे के बाहर जाना जरूरी है एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, उसको अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी को ब्रेक करना, जो रेस्ट्रिक्शन डाला है उस रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक करना जरूरी है इन ऑर्डर टू सेव द पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द लॉसेस। यानी अगर एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इमरजेंसी में वो खुद के लिए जो डिसीजन लेता था अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए, वो सब स्टेप वो पार्टनर ले सकता है पार्टनरशिप फर्म को नुकसान से बचाने के लिए। एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर पार्टनर, सपोज पार्टनरशिप फर्म इज डीलिंग इन आइसक्रीम, दे आर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द आइसक्रीम। नाउ द थिंग इज देयर आर 3 पार्टनर्स। ए पार्टनर के ऊपर सेल का राइट्स दिया गया है, बी को परचेज का राइट्स दिया गया है और सी को अकाउंटिंग के राइट्स दिए गए। अब हुआ क्या, ए और बी जो है वो दोनों भी आउट ऑफ कंट्री है और सी जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर है और वो
वो बिजनेस, वो इंडस्ट्री को, आई मीन ही इज टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। बट सी को रेस्ट्रिक्शन क्या डाला गया है कि जब तक ए और बी इंडिया में नहीं आ जाते ना तो वो कोई चीज परचेज करेगा ना तो वो कोई चीज सेल करेगा। नाउ देयर इज अ स्टॉक अवेलेबल इन द इंडस्ट्री इज वर्थ ₹10 लाख। 10 लाख रुपए का माल कंपनी में पड़ा है, लेकिन सी के पास ये राइट्स नहीं है कि वो आइसक्रीम को सेल कर सके, ना वो परचेस कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन डाला गया है कि ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ओनली अकाउंट्स एंड ही इज नॉट गोइंग टू लुक आफ्टर अदर थिंग्स। अब हुआ क्या कि देयर वाज अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक लॉकडाउन, कंप्लीट ब्रेकेज हो गया। इसके वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइन हैज बीन टोटली डिस्ट्रॉयड। पूरा इंडस्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड, जो इलेक्ट्रिक लाइंस था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और जब एमएससीबी को कंप्लेंट किया तो एमएससीबी वाला बोलता है कि आपको ये सब रिस्टोर करने के लिए 3 दिन लगेंगे, आपके यहाँ 3 दिन लाइट नहीं आएगा। नाउ जस्ट इमेजिन, 10 लाख रुपए का माल इंडस्ट्री में पड़ा है, लाइट नहीं है और 3 दिन लाइट आने वाला नहीं है। अब अगर मुझे सिर्फ अकाउंट्स के टेक केयर के बारे में बोला गया है कि मैं सिर्फ अकाउंट्स के बारे में देखूंगा, दूसरी चीज नहीं देखूंगा, तो होगा क्या कि वो जो 10 लाख रुपए का माल इंडस्ट्री में अवेलेबल है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक ब्रेकेज। तो यहाँ पे एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैंने क्या करना चाहिए, मैंने अपने दायरे को ब्रेक करना चाहिए। अगर मैं प्रोपराइटर रहता था तो मैं क्या करता था, जो भी अमाउंट मुझे उस आइसक्रीम का मार्केट से मिलता था मैं उसको सेल करने की कोशिश करता था एंड आई माइट हैव ट्राइड टू रिड्यूस द लॉस। तो इन द सेम मैनर पार्टनरशिप कंसर्न में भी मेरे हिसाब से ये इमरजेंसी है, बाकी सब पार्टनर के हिसाब से भी ये इमरजेंसी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो मेरे ऊपर सिर्फ अकाउंटिंग का बोझ डाला गया है, दूसरा काम मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे आई एम गोइंग टू ब्रेक माई अथॉरिटी। I am going to look after sale and I am going to see to it that the entire ice cream stock has been sold in the market, जो भी रेट मिलता है, क्योंकि अगर मैं नहीं बेचूंगा तो पूरे 10 लाख का नुकसान होने वाला है, और अगर मैं सेल आउट कर देता हूं तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट आई मे रिड्यूस द लॉस। तो मैंने वही काम किया, मैंने पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर दिया एंड आई हैव ट्राइड टू रिड्यूस द लॉस। तो दिस इज इन द केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में बोला गया है कि पार्टनर्स अपने अथॉरिटी को ब्रेक कर सकता है इन ऑर्डर टू सेव द पार्टनरशिप फ्रॉम लॉसेस। व्हाट इट सेज, Section 21 extends the authority of a partner in an emergency and lays down that a partner has the authority in an emergency to do all such act for the purpose of protecting the firm from losses as would be done by a person of ordinary prudence in his own case acting under similar circumstances and such act bind the firm। तो इस केस में उसने इमरजेंसी के वजह से ये स्टेप्स लिया है, तो उसकी एक्टिविटी पूरे फर्म को बाइंड करेंगी। बाकी के पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकते कि व्हाई यू हैव ब्रोक द अथॉरिटी, यू आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। अभी वो 10 लाख रुपए का माल अगर 9 लाख रुपए में मैंने बेच दिया तो नुकसान 1 लाख रुपए का हुआ है, तो बाकी का पार्टनर ये नहीं बोल सकते कि 1 लाख रुपए आपको आपके पॉकेट से देना पड़ेगा। अगर मैं वो स्टेप नहीं लेता था तो पूरे 10 लाख का नुकसान होता था, अभी सिर्फ 1 लाख का नुकसान हुआ है और वो 1 लाख का लॉस हैज टू बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज admission, effect of admission representation by partner. Here admission means a representation. Representation means any act done by the partners. What does it say? An admission or representation made by a partner concerning the affairs of the firm is evidence against the firm. It is made in the ordinary course. Simple what we are studying कि कोई भी एडमिशंस, कोई भी रिप्रेजेंटेशन, कोई भी एक्टिविटी अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप के नाम से करता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस करता है, नॉर्मल वे में करता है, तो एंटायर पार्टनरशिप फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल। उसके हर एक रिप्रेजेंटेशन पे
हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा, पार्टनर के हर एक रिप्रेजेंटेशन पे सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल। पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ ईच अदर कैन मेक बाइंडिंग एडमिशंस बट ओनली इन द relation to a partnership transaction and in the ordinary course of business. An admission representation by a partner will not, however, bind a firm if his authority on the point is limited and the other party knows of the restriction. अगर किसी पार्टनर पे रेस्ट्रिक्शन डाला है और वो रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक करता है और सामने वाले आउटसाइडर को पता है कि ये रेस्ट्रिक्शन ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। एग्जाम्पल, X and Y are partner in a firm dealing in the spare parts of different brand of motorcycle bike. Z purchased a spare part for his Yamaha motorcycle after being told by X that the spare part is suitable for his motorcycle. Y is ignorant about this transaction. The spare part proves to be unsuitable for the motorcycle and it is damaged. X and Y both are responsible to Z for his loss. Obviously, अगर X ने स्पेयर पार्ट का बिजनेस कर रहे हैं, X ने गलती से कोई गलत स्पेयर पार्ट दे दिया और सामने वाले का नुकसान हो गया, तो Y will also be responsible together with X because X के ये implied authority में था। Effect of notice to the acting partner. Effect of notice to the acting partner का मीनिंग क्या है कि अभी सपोज there are 10 partners और किसी आउटसाइडर के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया, तो क्या आउटसाइडर सभी पार्टनर्स पूरे के पूरे 10 पार्टनर्स को इंडिविजुअली नोटिस सर्व करेगा? तो आंसर इज नो। इवन इफ दैट आउटसाइडर सर्व अ नोटिस ऑन एन एक्टिव पार्टनर, कोई भी एक्टिव पार्टनर को अगर वो नोटिस सर्व करता है, तो इट इज अज्यूम दैट नोटिस हैज बीन सर्व टू ऑल द पार्टनर्स। उसको ये जरूरी नहीं है कि वो नोटिस सभी पार्टनर्स को सर्व करे। अगर वो एक एक्टिव पार्टनर को नोटिस सर्व करता है, तो इट इज इनडायरेक्टली अज्यूम दैट नोटिस हैज बीन सर्व टू ऑल द पार्टनर्स। नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, दैट मीन्स हु इज एन एक्टिव पार्टनर of any matter relating to the affairs of the firm, operate as a notice to the firm except in the cases of fraud on the firm committed or with the consent of that partner. इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी पार्टनर ने आउटसाइडर के साथ मिलके कोई फ्रॉड कमिट किया है और उसके बाद वो आउटसाइडर उसी पार्टनर पे नोटिस सर्व कर रहा है, तो क्या ये नोटिस सभी पार्टनर्स को मानी जाएगी? आंसर इज नो। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि वो पार्टनर ने आउटसाइडर के साथ मिलके फर्म के साथ फ्रॉड किया है, तो उस केस में नोटिस टू दैट पर्टिकुलर पार्टनर हु हैज कमिटेड अ फ्रॉड विल नॉट बी रिगार्डेड एज नोटिस टू ऑल द पार्टनर, क्योंकि वो उनकी मिलीभगत से हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल ट्रांजेक्शन के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है और आउटसाइडर अगर एक्टिव पार्टनर को कोई नोटिस सर्व करता है, तो इन दैट केस इट विल बी अज्यूम दैट इट इज नोटिस टू एंटायर फर्म। लेकिन अगर कोई पार्टनर आउटसाइडर के साथ मिलके फर्म के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है और फिर वो आउटसाइडर फर्म एक्टिव वही पार्टनर पे नोटिस सर्व कर रहा है, तो इट विल नॉट बी अज्यूम दैट इट इज अ नोटिस टू एंटायर। Thus, in order that notice to one partner operate as a notice to all the firm, it is necessary that notice must be given to an active partner and not to a dormant partner or sleeping partner. It must further relate to the firm business. Only then it would constitute a notice to the firm. As such, once a notice is served to an active partner, the other partner cannot plead ignorance of the same. यानी एक्टिव पार्टनर को अगर नोटिस सर्व की, तो बाकी के पार्टनर्स ये नहीं बोल सकते कि हमें नोटिस नहीं मिला। एक्टिव पार्टनर को नोटिस आया है, यानी वो सभी पार्टनर्स को नोटिस मिल गया है। एग्जाम्पल, P, Q and R are partner in the business for the purchase and sale of second-hand goods. R purchased a second-hand car on the behalf of the firm from S. In the course of dealing with S, he comes to know that the car is stolen one, and it actually belongs to X. P and Q are ignorant about it. All the partner are liable to X, the real owner. यहाँ पे एक पार्टनर ने चोरी की गाड़ी परचेस कर ली, लेकिन उसको पता नहीं था ये चोरी की गाड़ी है, तो क्या सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? आंसर इज यस।
But this general rule is subject to one exception when a partner is a party to a fraud upon the firm. His knowledge of such fraud and of the fact and circumstances connected therewith cannot be said the knowledge of the firm. लेकिन अगर किसी पार्टनर ने आउटसाइडर के साथ मिलके फ्रॉड करने की कोशिश की है तो देन द आउटसाइडर इफ सर्व्स द नोटिस इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज नॉलेज टू द फर्म. वो उनकी मिली भगत से हुआ है, वो मिली भगत वो दोनों ही सल्टाएंगे, फर्म विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन दैट केस. एग्जाम्पल A partner, this is very important example. A partner who actively participate in the management of the business of the firm. That means A is a active partner. Bought for his firm certain goods while he knows of a particular defect in the goods. A ने क्या किया, किसी आउटसाइडर से कुछ गुड्स परचेस किए. A को मालूम है कि वो गुड्स डिफेक्टिव है, तो A ने क्यों परचेस करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने परचेस किए. यानी इसमें दाल में कुछ काला है. अगर सपोज देयर आर 5 पार्टनर्स, उसमें से आई एम वन ऑफ द पार्टनर और मैं मार्केट से कुछ गुड्स परचेस कर रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म के लिए और मुझे पता है कि वो गुड्स डिफेक्टिव है, तो आई शुड नॉट परचेज बट स्टिल आई हैव परचेज. इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि मैं कुछ फ्रॉडुलेंट करने के दिमाग में है. His knowledge as regards to defect ordinarily would be constituted as knowledge of the firm, though the other partner in fact were not aware of the defect. But because A had in league with his seller, यानी सेलर ने A को बोला कि ये माल आप ले लो और मैं आपके ऊपर बिल रेज करूंगा, आपने पेमेंट दे देना, लेकिन जो कमीशन रहेगा वो मैं आपको दे दूंगा. यानी वो डिफेक्टिव गुड्स एक्चुअली कम रेट के थे, सामने वाला पूरा बिल रेज कर रहा है और जो डिफरेंस निकल रहा है उसमें आप और सामने वाला सेलर मिलजुल के वो पर्टिकुलर प्रॉफिट को एंजॉय करने वाले. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप आपके ही फर्म के साथ फ्रॉड कर रहे हो. बट बिकॉज ए इन लीग विथ सेलर, यानी सेलर के साथ मिलके conspired to conceal the defects from other partner. Conspired यानी conspiracy कर रहा है. Conspired to conceal the defect from other partner, यानी मैंने वो बाकी पार्टनर्स को उस डिफेक्ट के बारे में नहीं बताया. The rule would be inoperative and the other partner would be entitled to reject the goods upon the detection by them of the defect. अब हुआ क्या कि बाकी पार्टनर्स में से एक पार्टनर गोडाउन के अंदर गया और उसने गुड्स चेक किया और उसको पता चल गया अरे ये गुड्स तो डिफेक्टिव है. उसने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बोल दिया कि पैसा नहीं देना, सामने वाले सेलर को पैसा नहीं देना है. अब सामने वाले सेलर ने क्या किया, मेरे ऊपर नोटिस सर्व किया बिकॉज आई वॉज एन एक्टिव पार्टनर. तो क्या वो नोटिस विल बी रिगार्डेड एज अ नोटिस टू एंटायर पार्टनरशिप फर्म? हियर द आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे मेरी और वो सेलर की मिली भगत से हम फर्म के ऊपर कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे दैट नोटिस विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ नोटिस टू द पार्टनरशिप फर्म. हाउएवर इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अगर कोई आउटसाइडर एक्टिव पार्टनर पे नोटिस सर्व करता है तो इन दैट केस इट विल बी रिगार्डेड एज अ नोटिस टू द एंटायर पार्टनरशिप फर्म एंड द फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर compensation or for losses. I hope you have enjoyed the lecture. I hope you have understood the concept about extension and restrictions of partners implied authority and any steps taken by the partner during emergency. Still, if you have any doubt, please ping me. Bye everyone.